Good morning to all of you. So today we will start a new chapter. The name is accounting equation. Accounting equation. आप लोग होमवर्क तो कर रहे हो ना प्रॉपरली? यस सर। होमवर्क के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, मैं बता रहा हूँ। जो नोट्स रजिस्टर है प्रॉपरली कंप्लीट करके चलना, पेंडिंग वर्क मत छोड़ना, और क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ ग्रुप के अंदर आपको टाइमली करने हैं। जिन क्वेश्चंस में क्वेरीज हैं वो पुट करो क्लास के अंदर, क्वेरीज नहीं हैं तो एक अलग बात है। क्वेरीज हैं, क्वेरीज तभी आएंगी जब आप लोग प्रॉपरली पढ़ोगे, तब क्लास में क्वेरीज आना स्टार्ट होंगी। अब तक चलो ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ रहे थे, अब प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा तो आपकी क्वेरीज आना भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सर चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। व्हाट इज अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? व्हाट इज द यूज ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन? तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन हमें समझना चाहिए बैलेंस शीट के बारे में। हमें एक शॉर्ट नॉलेज लेनी पड़ेगी, समराइज नॉलेज लेनी पड़ेगी बैलेंस शीट के बारे में। इन द बैलेंस शीट, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, फ्रॉम द बैलेंस शीट वी कैन कैलकुलेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? हाँ सर, आपने बताया था कि फाइनेंशियल पोजीशन तो बैलेंस शीट से कैलकुलेट होती है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर ऑर्गेनाइजेशन की चेक करनी है तो उसके लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ईयर एंड में। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है कि बैलेंस शीट फॉर्मेट में हम लिखते हैं एज एट। ये ईयर एंड में एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, यानी मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2020-21, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट बनेगी एज एट 31 मार्च 2021। क्लियर है? पहले एट की जगह कई बार आप लोग ऑन भी लिखते हो, कई बार बुक में लिखा होता है एज ऑन। ऑन नहीं लिखोगे, एज एट लिखने की ही हैबिट बना के रखना। ऑन का मतलब होता है उस पर्टिकुलर डेट के ऊपर किसी भी टाइम, यानी 31 मार्च 2021 की डेट जो है उस पर्टिकुलर डे में 24 आवर्स के टाइम ड्यूरेशन में किसी भी टाइम पर। एज एट का मतलब होता है 31 मार्च 2021 भी तो हमारा फाइनेंशियल ईयर का ही तो पार्ट है, ईयर एंड की डेट है, वो दिन काउंट होगा फाइनेंशियल ईयर में। यस सर। तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2021, उस दिन हमने जो वर्किंग की उसके बाद बैलेंस शीट बनेगी। यानी अगर 31 मार्च 2021 अदर देन संडेज आ रहा है, यानी वर्किंग डे में है, मंडे टू सैटरडे में आ रहा है ये पर्टिकुलर डे, तो इस डेट के ऊपर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनको इंक्लूड करने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फिर हम फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाएंगे लास्ट के अंदर, यानी वर्किंग आवर्स के बाद बैलेंस शीट बनेगी। इसलिए हम लिखते हैं एज एट। एज एट का मतलब है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एज ऑन का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ अ डे, पूरे दिन के टाइम में किसी भी टाइम बना दी उन्होंने बैलेंस शीट। ठीक है, तो एज एट लिखने की हैबिट डालना, एज ऑन लिखने की हैबिट कोई बच्चा नहीं डालेगा। ध्यान रहेगा ये पॉइंट? अब बैलेंस शीट के अंदर ये कोई अकाउंट नहीं है जो आप डेबिट एंड क्रेडिट लिखोगे। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं असेट्स, ऑर्गेनाइजेशन की असेट्स, और ये आ जाता है आपका अमाउंट कॉलम। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं लायबिलिटीज, और ये आ जाएगा आपका अमाउंट कॉलम। अब लायबिलिटीज मैंने आपको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था कि लायबिलिटीज दो टाइप की होती हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो जो इंटरनल लायबिलिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उसको तो हम डिनोट करते हैं कैपिटल से। याद आ रहा है ना चीजें? और जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं उनको हम डिनोट करते हैं लायबिलिटीज से ही।
अगर लाइबिलिटीज लिखी हुई हैं तो बाय डिफॉल्ट आप मानोगे कि वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। हाँ सर, ये आपने बताया था। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लो ओनर ने लगाए थे 5 लाख रुपीज और आपको एक्सटर्नल लाइबिलिटीज से रिसीव हो गए 2 लाख रुपीज। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कहाँ से आता है? एक तो ओनर पैसा लगाता है, 5 लाख रुपीज ओनर ने लगा दिए, और कुछ फाइनेंस आप बैंक लोन के थ्रू या अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन्स लेते हो, या फिर हम सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज करते हैं। तो जो कैपिटल बिजनेस में आई और जो लाइबिलिटीज हमने रेज की, इसी को हम यूटिलाइज करते हैं टू परचेज द असेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। असेट्स कैसे क्रिएट करते हैं? जो ओनर ने पैसा लगाया बिजनेस में, उस पैसे को हम यूटिलाइज करते हैं असेट्स को परचेज करने में। और उसके अलावा अगर हमने बैंक से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखे हैं, या हमने सप्लायर से गुड्स क्रेडिट बेसिस पे परचेज कर रखे हैं, तो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए तो हमारी लाइबिलिटीज रेज हो गई, और क्योंकि वो गुड्स हमने परचेज किए थे तो गुड्स हमारी असेट्स होते हैं। असेट होते ही नहीं होते हैं? गुड्स असेट होते हैं, यस सर नो? हाँ सर, लेकिन उनका बेनिफिट हमें विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर रियलाइज हो जाता है, रिसीव हो जाता है। तो जो गुड्स होते हैं वो हमारी करंट असेट्स होते हैं, और फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, वो हमारी फिक्स्ड असेट्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी पैसा इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के थ्रू आता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन यूज करता है टू एक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेट्स। तो हम कह सकते हैं ना कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम total of liability side will always be equal to total of asset side. Yes or no? मुझे बताओ, इस पैसे का कोई और यूटिलाइजेशन कर सकता है क्या ऑर्गेनाइजेशन? भाई या तो फिक्स्ड असेट्स परचेज करेगा या करंट असेट्स परचेज करेगा। सर, पैसे से एक्सपेंस भी तो कर सकता है, खर्चा भी तो कर सकता है। एक्सपेंडिचर करेगा तो असेट का क्रिएशन होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा तो। लेकिन अगर उसने रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया या उसने एक्सपेंसेस किए तो किसी असेट का क्रिएशन नहीं होगा ना सर? हाँ, नहीं होगा, असेट का क्रिएशन तो नहीं होगा। लेकिन मुझे बच्चों ये बताओ, जब एक्सपेंसेस करेगा तो कैश आपका डाउन होगा या नहीं होगा? बोलो, कैश डाउन होगा या नहीं होगा? हाँ सर, कैश डाउन होगा। और एक्सपेंस जब आपके बढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की या तो प्रॉफिट्स कम होंगे या लॉसेस बढ़ेंगे। बोलो हाँ या ना? जब हमारे खर्चे होंगे तो या तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कम होंगे या लॉसेस बढ़ेंगे। लॉस अगर होता है ऑर्गेनाइजेशन को तो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगी। बोलो, आपने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको 10,000 का लॉस हो गया। अब आपके बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 90,000 रुपीज, क्योंकि 10,000 का लॉस बियर कर लिया आपने। तो कहने का मतलब है, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट वी कैन से दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम if a person totals the capital and liabilities, then the total of capital and liabilities will always be equal to total of assets. किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसा कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो ही नहीं सकता जब कैपिटल और लाइबिलिटीज का टोटल असेट्स के टोटल के इक्वल ना हो। आप इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते कि सर देखो यहाँ पर टोटल मैच नहीं कर रहा। दैट इज नॉट पॉसिबल इन अकाउंटिंग। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन, हम कह सकते हैं कि assets will always be equal to capital plus liabilities। बोलो, कह सकते हैं हम ये? ध्यान रखना, liabilities here refers to
लाइबिलिटीज हेयर रेफर टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ये हर चैप्टर में अप्लाई होगा। अब ये इंटरनल लाइबिलिटी को हम कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी टर्म्ड एज लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विल बी टर्म्ड एज लाइबिलिटीज। यहां पर ओनर का कोई लिंक नहीं है इन लाइबिलिटीज से। ओनर का लिंकेज देखना है तो इस अकाउंट से चेक करोगे आप। क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। अब बेटा इसी इक्वेशन के बेसिस पे जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते थे, इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम दो इक्वेशन और बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कैपिटल इज इक्वल टू, अगर हमें कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो इज इक्वल टू टोटल ऑफ असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, माइनस लाइबिलिटीज। बोलो बात आगे समझ में? क्या किया मैंने कैपिटल को यहीं रहने दिया, लाइबिलिटीज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो ये साइन चेंज हो गया, प्लस को मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया। ये तो आप मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हो। हाँ सर, ये तो इजी था। और मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, कह सकते हैं ये असेट्स माइनस कैपिटल, कह सकते हैं इस चीज को। ठीक है ना बच्चे? अच्छा, कल मैंने पीडीएफ सेंड की थी, सबने डाउनलोड करके रखी है ना? यस सर। ओके, अब ऐसा करो, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर ओपन करो और उसमें पेज नंबर फर्स्ट और पेज नंबर सेकंड के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशंस है ना, वहां तक पढ़ो आप एक बार। पेज नंबर फर्स्ट कंप्लीट पढ़ो और पेज नंबर सेकंड के ऊपर जो फर्स्ट पैराग्राफ गिवन है विद एग्जांपल्स, फिर हम इलिस्ट्रेशन फर्स्ट करेंगे। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उस बेसिस पे आप उसको पढ़ो। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो मुझे बताओ, मैं आपको देता हूं 2 मिनट का टाइम। हाँ जी, तो अब आ जाओ पेज नंबर सेकंड के ऊपर, हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। आपका प्रैक्टिकल पोर्शन ऑफ अकाउंटेंसी स्टार्ट्स हेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। वो कह रहा है गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। गोपाल स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। और उसने ये ट्रांजैक्शंस की। ध्यान रखना, ट्रांजैक्शंस में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। उसको क्या हम मॉनेटरी टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी जो आप फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़ के आए हो। ठीक है, हमें बनानी है बेटा यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन, तो हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है आप लिख दो। असेट्स इज इक्वल टू, पहले कैपिटल लिख लो क्योंकि लाइबिलिटीज में तो डिफरेंट लाइबिलिटीज आ सकती हैं। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज में डिफरेंट लाइबिलिटीज कैसे आ सकती हैं? क्रेडिटर्स आ सकते हैं, बिल्स पेबल आ सकते हैं, बैंक लोन आ सकते हैं, और कोई भी लाइबिलिटी हो सकती है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो डिफरेंट लाइबिलिटीज के हमें नेम लिखने पड़ेंगे, इसलिए कैपिटल को लिख दो क्योंकि कैपिटल तो केवल किसको डिनोट करती है? प्रोप्राइएटर को डिनोट करती है। ठीक है सर, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द अमाउंट ऑफ रुपीज 75,000। अब खुद को गोपाल मत समझना, ट्रीट योर सेल्फ एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या रिसीव हुआ? सर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैश रिसीव हुआ। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कॉलम और बनाएंगे ट्रांजैक्शन का, वहां पे आप लिखोगे गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 75,000। तो बिजनेस को क्या मिला? कैश मिला ना 75,000 का,
बोलो यस और नो। Yes, sir. और ये 75,000 कैपिटल में भी ऐड होंगे, गोपाल की कैपिटल है भाई। तो देखो Yes, sir. यहां पर ये हमने ट्रांजैक्शन का इफेक्ट डाल दिया अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹75,000। तो ये तो है ट्रांजैक्शन, ये थी तुम्हारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, और इस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे ये था इफेक्ट। अब इक्वेशन बना लो, लाइन ड्रॉ करेंगे और आप लिखोगे यहां पर इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनती है? 75,000 इज इक्वल टू 75,000, लायबिलिटी 0 है तो 0 लिख दो। इक्वेशन मैच हो रही है, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड लिखने के बाद यहां पर हम पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाते हैं, यहां पे हम लिखेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है। गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर कैश। गोपाल ने 5,000 का फर्नीचर परचेज किया फॉर कैश। मुझे बताओ कैश डिक्रीज हुआ 5,000 से, Yes, sir. और ऑर्गेनाइजेशन के पास फर्नीचर आया। फर्नीचर हमारी क्या है, असेट, कैपिटल या लायबिलिटी? असेट। अब बेटा आंसर देने का टाइम आ गया। अब जो बच्चे ने पढ़ा होगा ना वो आंसर करेगा, और मैं सच बता रहा हूँ आंसर देने से घबराना मत। चाहो तो तुम गलत आंसर दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है सर। तो 5,000 हमने जोड़ लिए फर्नीचर के अंदर। देखो मैंने फर्नीचर का कॉलम बनाया और 5,000 यहाँ पर ऐड कर दिए। क्या इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? आंसर इज नो, 0। क्या लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। लाइन ड्रॉ करोगे और यहां लिखोगे न्यू इक्वेशन। कितना रह गया कैश? 70,000। फर्नीचर कितना हो गया? 5,000 इज इक्वल टू 75,000 कैपिटल एंड लायबिलिटी 0। बोलो इक्वेशन टैली कर रही है? Yes, sir. हाँ सर अभी तक तो कर रही है, आगे भी करेगी, उसमें क्या हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, गोपाल ने गुड्स परचेज किए फॉर कैश। गोपाल ने गुड्स परचेज किए फॉर कैश। तो थर्ड ट्रांजैक्शन कितने के परचेज किए? 20,000 रुपीज के। तो कैश गया 20,000, ठीक है, कैश मैंने डाउन कर दिया। और गुड्स हमारी क्या होते हैं, असेट, लायबिलिटी या कैपिटल? असेट होते हैं सर। असेट में लिखो आप, तो यहां मैं स्टॉक लिख दूं या गुड्स लिख दूं, एक ही बात है। मैंने ऐड कर दिया स्टॉक में 20,000। सर कैपिटल पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, नो, और लायबिलिटी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। न्यू इक्वेशन, ये कैश रह गया आपका 50,000, फर्नीचर है आपका 5,000, गुड्स हैं आपके 20,000 या स्टॉक बोल लो, एक ही बात है। कैपिटल है 75,000 एंड लायबिलिटी इज 0। बोलो यहां तक कोई डाउट? No, sir. हाँ बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. No. आ जाओ नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ। ट्रांजैक्शन नंबर 4 गिवन है, गुड्स परचेज्ड। गोपाल परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹16,000। गोपाल ने 16,000 के गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट बेसिस। सर हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गुड्स गोपाल परचेज कर रहा है या बिजनेस परचेज कर रहा है। बेटा बिजनेस ही परचेज कर रहा है, गोपाल बिजनेस का ओनर है। और मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस और ओनर सेपरेट एग्जिस्टेंस रखते हैं, ये बताया था ना मैंने फर्स्ट चैप्टर में। Yes, sir. लेकिन फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इन द आईज ऑफ लॉ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनर आर सेम। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के केस में? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के केस में।
और किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अभी हमने जंप नहीं किया है, क्योंकि 11th में केवल और केवल इस बुक में आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ही है। इसके अलावा कोई दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम 11th के सिलेबस में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे 12th में। वहाँ पे हम एनपीओ पढ़ेंगे, पार्टनरशिप पढ़ेंगे, जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अकाउंट्स पढ़ेंगे, वो वहाँ पर पढ़ेंगे, वो 12th के लिए भी रहने दो। ठीक है सर। तो 4th ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट पेज पे चले जाना, मैंने यहाँ पर ओपन नहीं कर रखी है नेक्स्ट पेज की स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे चले जाना। 4th ट्रांजैक्शन है, गोपाल ने गुड्स परचेज किए 16,000 के ऑन क्रेडिट बेसिस। बेटा बताओ क्या कैश के ऊपर कोई फर्क पड़ा? नो सर। नो सर, गुड्स तो क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए तो कैश तो अफेक्टेड हुआ ही नहीं। एक तो सर हमारे पास गुड्स आ गए 16,000 के और ऐड कर दो गुड्स में, और क्योंकि ये क्रेडिट बेसिस पे परचेज हुए हैं इसलिए हमारे क्रेडिटर्स बन गए 16,000 के। बोलो आई बात समझ में? हमारे यहाँ पर लाइबिलिटीज के अंदर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स, यहाँ पे अब मैं लिखूंगा लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स। इसलिए मैं कह रहा था कि पहले कैपिटल लिख लेना फिर लाइबिलिटीज लिखना, ताकि जितना लंबा जाना चाहे वो हॉरिजेंटली, जितना आगे बढ़ना चाहे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज हो सकती है क्वेश्चन में, तो हॉरिजेंटली जितना वो बढ़े आगे कोई दिक्कत नहीं हो आपको। यहाँ लिख लेने ना क्रेडिटर्स। सर क्या हम सप्लायर्स लिख सकते हैं? लिख सकते हो, लेकिन क्रेडिटर्स लिखोगे तो लिखा हुआ मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ठीक है सर। तो यहां पर हमने लिख दिया 16,000 रुपीज। न्यू इक्वेशन लाइन ड्रॉ करोगे, न्यू इक्वेशन 50,000 कैश है, ठीक है ना, 5,000 फर्नीचर है, 36,000 के गुड्स हैं, 75,000 कैपिटल है और 16,000 के क्रेडिटर्स हैं। बोलो टोटल मैच होता है दोनों साइड का? हाँ सर। यहाँ भी देखो 50 + 30 80,000, 85 + 6 91, और यहाँ पर 75,000 + 16,000 91,000। इक्वेशन मैच हो रही है, इक्वेशन मैच हो रही है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000। ध्यान से पढ़ना, वो कह रहा है गुड्स, इधर देखो इधर, गुड्स जिनकी कॉस्ट थी 12,000 उनको सेल आउट कर दिया, सोल्ड, लेकिन ऑन क्रेडिट सेल आउट किया, ऑन क्रेडिट सेल आउट किया फॉर ₹15,000। 15,000 में सेल आउट किया है, 15,000 में सेल आउट किया है। तो पहली बात तो हमारे 12,000 के गुड्स हमारे पास से गए, ओनरशिप ट्रांसफर कर दी हमने। बोलो यस और नो? तो 12,000 के तो सर आप गुड्स कम कर लो, ठीक है, कर दिए मैंने। और क्योंकि ये सेल किए हैं क्रेडिट बेसिस पे, तो जिस कस्टमर को हमने सेल किए वो हमारा क्या बन गया? डेटर। कल पढ़ाया था मैंने। और डेटर हमारे क्या होते हैं? सर डेटर तो हमारे एसेट्स होते हैं, वो हमें फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। यस और नो? यस। अब बेटा नहीं पढ़ा होगा तो दिक्कत होगी, मैंने पहले ही बोल दिया था कि पढ़ना साथ साथ, और आप लोगों ने पढ़ा है इसलिए आप लोग आंसर कर रहे हो। तो यहाँ पे मेरा कॉलम थोड़ा छोटा है, स्पेस कम रह गया, तो डेटर्स में यहाँ पे लिखता हूँ। अब डेटर्स के कॉलम में नीचे यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड 15,000। ये कौन से हैं? ये डेटर्स हैं, ठीक है ना। ये हटा देता हूँ यहाँ से, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, ये डेटर्स हैं 15,000 के। और मुझे बताओ 12,000 के गुड्स अगर हम 15,000 में सेल कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ? बोलो बोलो 3,000 का ना, 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ ना सर। लेकिन पैसे तो अभी हमें मिले ही नहीं। अरे पैसे तो देगा ना डेटर, श्योर देगा। वो कहाँ जाएगा भाई? पैसे तो देगा, श्योरली देगा। कहाँ जाएगा वो? ऐसे थोड़ी ना भाग जाएगा। सर अगर भाग गया तो
देखो बेटा, मैंने पहले ही बोल दिया था जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था कि हम इस बुक में सारे लीगल वेज के बारे में बात करेंगे। हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि किसी ने आके हमसे झगड़ा कर लिया है, कोई हमारे पैसे लेके भाग गया तो सर ऑर्गेनाइजेशन में सर कैश पड़ा था 1 करोड़ रुपए, एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया तो क्या होगा। ये चीज़ें हम बात नहीं करेंगे। हम सारी बात करेंगे कि सब कुछ लीगल वे में काम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग बात करना। तो मुझे बताओ, प्रॉफिट किसको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन का? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो किसको मिलेगा? ओनर एंड मैनेजर। ओनर को। सर ओनर को मिलेगा। बेटा मैनेजमेंट को क्यों मिलेगा? मैनेजमेंट को सैलरी मिलेगी। प्रॉफिट शेयर होगा ना। नहीं, मैनेजर को तो सैलरी मिलेगी, उसकी मंथली सैलरी। मैनेजर क्यों लेगा भाई प्रॉफिट में शेयर? मैनेजर प्रॉफिट में शेयर क्यों लेगा? मैनेजर को तो उसकी सैलरी मिलेगी। हाँ, उसकी पोस्ट बड़ी है तो सैलरी ज्यादा लेगा, और जो छोटी पोस्ट पे है उसकी सैलरी कम होगी। सिंपल सी बात है। स्कूल में जो पीएन है उसकी सैलरी प्रिंसिपल की सैलरी के इक्वल थोड़ी ना होगी। और स्कूल के प्रिंसिपल को क्या स्कूल के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? आंसर इज नो। जो स्कूल का ओनर है उसको मिलेगा प्रॉफिट पूरा का पूरा। प्रिंसिपल को किस बात का प्रॉफिट मिलेगा? प्रिंसिपल तो एम्प्लॉई है स्कूल में, ठीक है ना? हाँ सर। तो जब प्रॉफिट ओनर को मिलना है तो कैपिटल में ऐड करोगे 3000 रुपीज। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। क्योंकि कैपिटल किसको डिनोट करता है? बिजनेस के ओनर को। न्यू इक्वेशन बना लो। न्यू इक्वेशन, 50,000 कैश, 5,000 फर्नीचर, 24,000 के गुड्स, 36 माइनस 12, 15,000 के डेटर्स, 78,000 की कैपिटल, 78,000 की कैपिटल और 16,000 के क्रेडिटर्स। बोलो, मैच कर रहा है? हाँ सर, मैच तो करेगा ही। यहाँ पर भी तो हमने +3,000 किया है, +15 माइनस 12 तो +3 तो हुए यहाँ पे, और 3,000 यहाँ प्लस कर दिए सामने, तो मैच तो करेगी। अब ट्रांजैक्शन नंबर 6, हमने रेंट पे किया 1,000 रुपीज का। हमने रेंट पे किया 1,000 रुपीज का। बोलो, कैश डाउन हुआ ना? यस सर। और रेंट हमारा क्या है? सर रेंट तो एक्सपेंस है, या आप बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बोलो, सही कह रहा हूं ना मैं? रेंट या तो एक्सपेंस बोल लो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल लो। यस और नो? यस सर। हाँ सर। तो सर रेंट एक्सपेंस अगर हमारा बड़ा है तो प्रॉफिट हमारे डाउन हुए। प्रॉफिट हमारा डाउन हुआ यानी हमारी कैपिटल डाउन हुई। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। अब आगे इस इलिस्ट्रेशन में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो अब इसको न्यू इक्वेशन नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन 49,000 तो हमारे पास कैश रहेगा, 5,000 का फर्नीचर, 24,000 के गुड्स, 15,000 के डेटर्स, कैपिटल है हमारी 77,000 और 16,000 के हमारे क्रेडिटर्स। बोलो, ये फाइनल इक्वेशन हो गई? हाँ सर। अब अगर हमें कोई कहे इसको चेक कर लेना, टोटल मैच हो रहा है ना दोनों साइड का? सेम है ना टोटल दोनों साइड का? किया है क्या किसी ने चेक? सर आप करा दो। 40,000, 49 प्लस 5 54, 54 प्लस 4 58, 58 प्लस 20 78, 78 प्लस 10 88 प्लस 5 93,000 का टोटल यहां पर आ रहा है। और इस साइड देख लो, 70 प्लस 10 80, 87 प्लस 6 93,000 का टोटल यहां पर आ रहा है। मैच हो रही है इक्वेशन? अब अगर हमें कहा जाए कि भाई ये जो फाइनल इक्वेशन के बेसिस पे आप बैलेंस शीट बना दो ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट, डेट नहीं मालूम तो डैश लगा देते हैं हम, और फिर फॉर्मेट बैलेंस शीट का, असेट्स, अमाउंट,
लाइबिलिटीज अमाउंट, बोलो क्या था? कैश था सर 49,000 का, हमारे पास फर्नीचर था 5,000 रुपीज़ का, हमारे पास स्टॉक था 24,000 रुपीज़ का, और हमारे पास डेटर्स थे कितने के थे? 15,000 रुपीज़ के। टोटल लगा दो 93,000 रुपीज़। लायबिलिटी साइड में हमारे पास क्या थी? कैपिटल 77,000, और हमारे पास थे क्रेडिटर्स कितने के? 16,000 के। टोटल आमने सामने, बिल्कुल जैसे रजिस्टर में रोज होती है ना, तो जिस सेम रो के ऊपर आपके एसेट साइड का टोटल लगेगा, उसी सेम रोज पे सामने जस्ट अपोजिट आपका लायबिलिटी साइड का टोटल लगेगा 93,000। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? Yes, sir. कैसा लगा? इजी लगा? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आ जाओ पेज नंबर 4 के ऊपर। हमें दे रखी है इलस्ट्रेशन नंबर 2। सर आज हमें आप कितना पढ़ाओगे? अरे पढ़ाई क्या हमने? अभी तो हमने पढ़ाई क्या? आज कुछ भी तो नहीं पढ़ा। अब तो तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट चालू हुआ है, अब तक तो थ्योरी पढ़ रहे थे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक हमने इस चैप्टर में जितना पढ़ा है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी इंपॉर्टेंस 2nd चैप्टर की, कि अगर वो टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में नहीं है, माइंड में सेट नहीं है, डेटर्स असेट होते हैं, लायबिलिटी होती है, अगर यही कंफ्यूजन है तो फिर डेटर्स आप बैलेंस शीट में असेट साइड भी लिख सकते हो, लायबिलिटी साइड भी लिख सकते हो। उसमें तो फिर क्या होगा, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम्स में, किए होंगे 10 तक। Yes, sir. अब जिस बच्चे को, अगर मान लो कोई बच्चा है मिस्टर एक्स, उसको क्वेश्चन आता ही नहीं है, अब 4 चॉइस दे रखी है A, B, C, D। अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग हो एग्जाम में तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। बोलो यस और नो? हाँ सर। अगर गलत हो गया तो मार्क्स कम हो जाएंगे। लेकिन अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बच्चा क्या करता है? फिर वो अपने भगवान का नाम लेता है, जिनको भी मानता है वो कहता है जय माता दी, ए पे टिक लगाएगा। अब माता जी ने आशीर्वाद दे दिया तो वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है तो माता जी का आशीर्वाद हो गया, और नहीं तो नहीं हुआ। बात आ रही है ना समझ में? तो बात ये है, 2nd चैप्टर में पहले ही आपको बोला था, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, उस चैप्टर की वर्थ बहुत है। वो आप टाइम टू टाइम, जब भी आपको टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट हो, रीविजिट दैट चैप्टर और उस टर्मिनोलॉजी को जाके पढ़ लो उस टर्मिनोलॉजी को जाके। स्किप मत करना, ये मत सोचना कि हाँ आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं आया ना। उस चैप्टर को अगेन जाके रिविजिट करो, तभी साउंड होगी अकाउंटेंसी बेटा। चलो हम 2nd क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर। हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट न्यू इक्वेशन यानी फाइनल इक्वेशन। ठीक है ना? तो अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, फॉर्मेट बना लो, अकाउंटिंग इक्वेशन। लिखो असेट्स, और अच्छा गैप देना, क्योंकि असेट्स डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं। इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बाद में लिखना, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की लाइबिलिटीज भी आ सकती हैं, कि फिर आपको यहाँ पर कॉलम्स बनाने पड़ेंगे सेपरेट, अलग अलग लाइबिलिटीज के लिए अलग अलग कॉलम बनेंगे। मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। सर आप कैश लिख दो, कितना लिखूं? कैश लिखो सर आप 80,000। सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि पीडीएफ जो मैंने सेंड किया उसमें सॉल्यूशन भी है। अब एक हाँ, वो एक अच्छी बात है। मैं किसी बच्चे को ब्लेम नहीं कर रहा कि आप सॉल्यूशन देके आंसर कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं, इलस्ट्रेशंस के सॉल्यूशंस गिवन है, तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहना। फिर मैं आपको अनसोल्ड क्वेश्चन भी सेंड करूंगा बाद में,
खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, आपको विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन आंसर देने हैं। भले ही गलतियां कर लो, दम लगा के जितनी आप गलतियां कर सकते हो उतनी गलती कर लो क्लास के अंदर, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, तब जितनी गलतियां करनी है उतनी गलती कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब करेक्शन करवा दूंगा। लेकिन बेटा अगर कोई बच्चा डिसऑनेस्ट होके बुक में से आंसर देख के मेरे को आंसर करेगा और क्लास में शाबाशी ले लेगा, एग्ज़ाम में फिर कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम में अगर गलतियां करोगे तो उनको मैं ठीक नहीं कर सकता, वहाँ तो मार्क्स ही कटेंगे। तो बेटर है यहाँ पर गलतियाँ कर लो। यहाँ पे जो गलतियाँ करोगे मैं आपको आपकी गलतियाँ बता दूंगा, उन गलतियों को ध्यान में रखना कि हाँ मैंने इस चैप्टर में इस पॉइंट पे गलती की थी, इस चैप्टर में इस टॉपिक में मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, उसी टॉपिक को हिट करना है आपको, बाकी तो सब सॉलिड है आपका, ठीक है ना। तो कैश है हमारे पास 80,000 और कैपिटल है हमारे पास 80,000। न्यू इक्वेशन 80,000 कैश और 80,000 कैपिटल, बोलो सही है। Yes, sir. ट्रांजैक्शन नंबर सेकंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 28,000। तो सर हमारे पास आ गए गुड्स, या आप लिख सकते हो स्टॉक भी। तो -28,000 कैश और +28,000 गुड्स लिख लो या स्टॉक लिख लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पर 0 + 0। न्यू इक्वेशन 80 - 20 60 - 8 52,000 कैश रह गया, प्लस 28,000 का स्टॉक और 80,000 कैपिटल और लायबिलिटीज नील। और ध्यान रखना भाई, कैलकुलेशन पावर चाहिए मुझे आपसे अच्छी। तो अगर टेबल्स लर्न नहीं कर रखी हैं तो एटलीस्ट 20 तक की टेबल्स लर्न करके रखो, आप लोग फ़ायदे में रहोगे एग्ज़ाम्स के अंदर। अगर 5 to 7 मिनट्स एग्ज़ाम में बचाने हैं, 3 आवर्स पे कंप्लीट पेपर करना है, तो 20 तक की टेबल्स अच्छे से लर्न कर लेना। जो बच्चा अप्लाई करेगा वो फ़ायदा देख लेगा एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा होगा। थर्ड ट्रांजैक्शन वो कह रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो 20,000 तो गुड्स में ऐड कर दोगे, क्लियर। और क्या करोगे, 20,000 सर हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे। 20,000 के हमारे क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, क्योंकि गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए हैं। जब परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स होते हैं, जब क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं तो डेटर्स बनते हैं। न्यू इक्वेशन में 52,000 कैश, 48,000 का स्टॉक, 80,000 कैपिटल, 20,000 लायबिलिटी इन द नेम ऑफ क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4। सर सारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की होंगी क्या, कोई ज़रूरी नहीं है। अभी लिख दे कोई कि हमारा जो मैनेजर है उसने ऑर्गेनाइजेशन से वो रिटायर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन को लीव आउट करके चला गया, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे, नो इम्पैक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट देखो, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000 का, तो 6,000 कैश आपका डाउन चला गया और हमारे पास आ गया फर्नीचर, असेट में लिखेंगे 6,000 का आ गया फर्नीचर। न्यू इक्वेशन 52 - 6 46,000 प्लस 48,000 के गुड्स प्लस 6,000 फर्नीचर, 80,000 कैपिटल, 20,000 क्रेडिटर्स। अभी तक मैच हो रहा है ना। Yes, sir. फिफ्थ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, पेड रेंट। क्या करूं, 2,000 सर कैश में से माइनस कर दो और फिर क्या करूंगा कैपिटल में से 2,000। सर, क्योंकि ये एक्सपेंस बढ़ गया, मैं रीजन पूछूंगा, ऐसे नहीं कि कैपिटल में से माइनस कर दो। रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन टू डिडक्ट ₹2,000 फ्रॉम कैपिटल, बिकॉज आवर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, सो द प्रॉफिट्स विल बी डाउन। प्रॉफिट डाउन तो कैपिटल डाउन, प्रॉफिट डाउन तो
कैपिटल डाउन। न्यू इक्वेशन 44,000 कैश, 48,000 गुड्स, 6,000 फर्नीचर, 78,000 कैपिटल और 20,000 क्रेडिटर्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन, इनकम है ना, कमीशन रिसीव किया, इनकम है। 500 रुपीज रिसीव किए, एड कैश 500 रुपए और एड कैपिटल 500 रुपए। कोई डाउट बोलो। No. ये हो गया आपका 44,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 78,500 प्लस 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपकी विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज ड्राइंग्स पढ़ाई थी ना मैंने आपको सेकंड चैप्टर में। Yes, sir. सर ये तो वही है। हाँ तो ये वही है। यहाँ पर प्राइवेट यूज के लिए प्रोप्राइएटर ने कैश विड्रॉ कर लिया बिजनेस के फंड से, तो 3,000 रुपीज तो कैश डाउन हो गया और 3,000 रुपीज आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट डाउन हो गया। बोलो बात आ गई क्या समझ में? Yes, sir. ड्यूरिंग द ईयर जो भी प्रोप्राइएटर विड्रॉ करेगा फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को डाउन करती है, ये ध्यान रखना। ड्राइंग्स विल रिड्यूस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ये रह गया आपका कैश 41,500, 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 75,500 प्लस 20,000 आपके हो गए क्रेडिटर्स। सेकेंड लास्ट पॉइंट है सोल गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पे गुड सेल किए हैं, कॉस्ट प्राइस है 30,000, सेल किए हैं 40,000 में। तो मुझे बताओ, ध्यान से करना पॉइंट को। सर टाइम हो गया हमारा। अरे चले जाना, कहाँ जाना है तुम्हें, घर में ही तो बैठना है। मुझे बताओ गुड्स कितने के सेल किए? सर 30,000 कॉस्ट थी, तो गुड्स में से तो 30,000 लेस करूंगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. और क्योंकि ये गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल किए हैं तो हमारे डेटर्स आ जाएंगे 40,000 के। डेटर्स आ जाएंगे 40,000 के। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. और 10,000 का प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल में मैं ऐड कर दूंगा 10,000। बोलो बात आ गई समझ में? Yes, sir. अब आपकी न्यू इक्वेशन में 41,500 समझ नहीं आया। क्या बात होगी बेटा? 30,000 की लागत के, 30,000 की कॉस्ट के यानी लागत के गुड्स हमने सेल किए, तो गुड्स तो हमारे 30,000 के गए। हमारी लागत क्या थी? 30,000 जिस पे हमने परचेज किए थे, तो 30,000 की गुड्स मैंने लेस कर दिए। 40,000 में सेल किए और क्रेडिट बेसिस पे सेल किए। 40,000 में सेल किए, क्रेडिट बेसिस पे सेल किए, डेटर्स क्रिएट हो गए। डेटर्स क्रिएट हो गए, डेटर्स में हमने 40,000 ऐड कर दिए। और 30,000 की कॉस्ट की गुड्स अगर आप 40,000 में सेल कर रहे हैं तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट विल इंक्रीज योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो 41,500 कैश, 18,000 के गुड्स, 6,000 के क्या है? 6,000 क्या था भाई? फर्नीचर था क्या? हाँ, 40,000 के डेटर्स और कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी 85,500 टोटल। ध्यान से लगाना बच्चों, अगर सारी चीजें अकाउंटिंग पार्ट तो आप लोग कर देते हो ठीक और टोटल्स लगा देते हो आप लोग गलत। एडिशन सब्ट्रैक्शन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैथमेटिक्स में। एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज निकालना, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। मैं कहता हूं आपसे 1 लाख का 10%, तो मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए 10,000 होता है सर। उसको आप अगर कॉपी पे कर रहे हो तो मुझे अजीब लगता है फिर वो, क्योंकि आप 10th पास करके आए हो। 1 लाख का 10% इज इक्वल टू 10,000। 1% चाहिए तो 1,000, सिंपल सी है। सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है ऐसे कैलकुलेट करने में तो वो चीजें भी मैं सिखाऊंगा आपको। लास्ट पॉइंट है पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। पेड टू क्रेडिटर्स 15,000। 15,000 कैश गया हमारा, और क्योंकि क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के पेड हो गए तो क्रेडिटर्स में से 15,000 माइनस कर दूंगा, सिंपल। क्लियर है ना? Yes, sir. Okay.
अब 41,000 में से 15,000 माइनस करोगे तो कितने आ जाएंगे? 26,500 आ जाएंगे। 18,000 के गुड्स हैं, 6,000 फर्नीचर है, 40,000 के डेटर्स हैं, 85,500 कैपिटल है और 5,000 के क्रेडिटर्स हैं। ये आ गई आपकी फाइनल इक्वेशन। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बना लोगे ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आज का होमवर्क इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये आप करोगे क्वेश्चन आंसर रजिस्टर के अंदर। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट प्लस सेकंड ये आप क्वेश्चन आंसर रजिस्टर में करोगे। ये तो होमवर्क नंबर सेकंड है। और होमवर्क नंबर फर्स्ट क्या था? NCERT चैप्टर नंबर फर्स्ट टू बी स्टडीड। ठीक है ना? उसको आपको रीड करना है और मुझे बताना क्या डिफिकल्टीज फील हुई उस चैप्टर में, या समझ में आ गया क्या अच्छे से? ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. कैसे लगी आज की क्लास? प्रैक्टिकल पोर्शन कैसा लग रहा है अब? Yes, sir. तो अगर फर्स्ट 2 चैप्टर्स अच्छे से पढ़े होंगे ना तो इस प्रैक्टिकल पोर्शन में अब बहुत मजा आने वाला है आगे, बहुत मजा आने वाला है आगे। ठीक है बच्चों? Okay, sir. ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय। Thank you, sir. वेलकम।